नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का डीडी न्यूज पर स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह में होंगे शामिल। स्मारक डाक टिकट और सिक्का करेंगे जारी। भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता आज से प्रभावी। अगले 15 सालों में $100 बिलियन निवेश का लक्ष्य। चेन्नई थर्मल पावर प्लांट के निर्माण स्थल पर स्टील आर्च गिरने से 9 मजदूरों की मौत। पीएम मोदी ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की मदद की घोषणा। फिलीपींस में 6.9 की तीव्रता का जोरदार भूकंप। कम से कम 22 लोगों की मौत, दर्जनों लोग हुए घायल। भूकंप के कारण कई इमारतें ढहीं। महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत ने जीत के साथ की धमाकेदार शुरुआत। पहले मुकाबले में श्रीलंका को 59 रन से हराया। अमनजोत ने जड़ा अर्धशतक। और देश भर में आज श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है महानवमी। मंदिरों में भक्तों का तांता। कल पीएम मोदी ने सीआर पार्क और कालीबाड़ी मंदिर में की पूजा अर्चना। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। पीएम दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आयोजित इस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पीएम इस अवसर पर राष्ट्र के प्रति आरएसएस के योगदान को दर्शाने वाला विशेष रूप से डिजाइन डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। 1925 में महाराष्ट्र के नागपुर में आरएसएस की स्थापना डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने की थी। संघ का मुख्य उद्देश्य देशभक्ति और राष्ट्रीय चरित्र निर्माण है। आरएसएस मातृभूमि के प्रति समर्पण, अनुशासन, संयम, साहस और वीरता का संचार करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी समारोह 100 साल के योगदान को नमन करने का अवसर है। एक शताब्दी में संघ ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण और आपदा राहत क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आरएसएस के स्वयंसेवकों ने बाढ़, भूकंप और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत और पुनर्वास कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लिया है। और साथ ही आरएसएस के विभिन्न सहयोगी संगठनों ने युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाने, जन भागीदारी को बढ़ावा देने और स्थानीय समुदायों को मजबूत बनाने में योगदान दिया है। आज भारत की कूटनीति में एक नया अध्याय जुड़ गया है। भारत और यूरोप के 4 देशों वाले ब्लॉक EFTA के बीच बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौता अब प्रभावी हो गया है। पिछले साल हुआ ये समझौता निवेश, रोजगार और नए बाजारों तक पहुंच का बड़ा वादा करता है। हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन की देखिए ये पूरी रिपोर्ट। भारत की वैश्विक कूटनीति में एक महत्वपूर्ण पड़ाव। भारत की अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में एक ऐतिहासिक उपलब्धि। भारत की वैश्विक यात्रा में जुड़ा एक नया अध्याय। भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट आज से लागू हो गया है। ये समझौता 10 मार्च 2024 को साइन हुआ था। 16 साल और 21 दौर की बातचीत के बाद 1 अक्टूबर 2025 से लागू हुआ है। स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein चारों देश यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन के सदस्य हैं। ये भारत की वैश्विक पहुंच में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। इनका एक समूह है एफ्टा, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। उन चारों देशों का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मार्च 2024 में हमने फाइनल किया था। वो 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा और उसका लाभ आप सब ले पाएंगे। समझौते का सबसे बड़ा आकर्षण है 15 साल में $100 अरब का निवेश, जिससे भारत में 10 लाख नौकरियां बनने का अनुमान है। ये करार भारतीय दवा उद्योग, रत्न व आभूषण, वस्त्र, मशीनरी और IT सेवाओं जैसे क्षेत्रों के लिए नए बाजार खोलेगा, जहां भारतीय निर्यातक वैश्विक स्तर पर मजबूत हैं। एफ्टा कंट्रीज के साथ जो हमने व्यापार और आर्थिक साझेदारी का जो समझौता किया है वो काफ़ी व्यापक समझौता है। उसमें सिर्फ हमने जो व्यापार, गुड्स एंड सर्विसेज की उसी की बात नहीं की है,
बल्कि उसमें गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट की बात है, उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात है, उसमें कंपटीशन कैसे होगा उसके बारे में बात है। भारत ने अपने किसानों और छोटे उत्पादकों की सुरक्षा के लिए डेयरी, कृषि उत्पाद और सोना को पूरी तरह उदारीकरण से बाहर रखा है। लेकिन EFTA देशों में भारतीय निर्यातकों को अब नए टैरिफ लाभ मिलेंगे। वहीं EFTA देशों के लिए भारत का 140 करोड़ उपभोक्ताओं का विशाल बाजार बड़ा आकर्षण है, खासकर स्विस घड़ियां, नॉर्वेजियन सी फूड और हाई एंड फार्मा उत्पादों के लिए। Out of these four countries, Switzerland, Iceland, Liechtenstein, and Norway, Switzerland is the biggest trading partner to India among those four, and I think it will definitely benefit the Indians and the Swiss, because it will ease imports of certain goods. In general, I think this agreement is probably, especially if you look at the other free trade agreement with the European Union, it's of psychological importance because it's good that these four countries now managed to make a deal, because we all know that for a very long time India and the EU were not able to come to a conclusion. ये समझौता ऐतिहासिक इसलिए भी है क्योंकि इसमें सस्टेनेबिलिटी क्लॉज शामिल है। इसमें दोनों पक्षों ने मजदूरों के अधिकारों और पर्यावरण मानकों का ध्यान रखने की बात कही है। ये भारत का पहला ऐसा व्यापार समझौता है जिसमें ये शर्त जोड़ी गई है। अब द्विपक्षीय व्यापार हर साल बढ़कर 55 से 60 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। नए टैरिफ शेड्यूल लागू होने के साथ ही बंदरगाह और हवाई अड्डों पर खेपों की तेज क्लियरेंस शुरू हो गई है। इससे भारतीय निर्यातकों को शुरुआती फायदा मिलने लगा है। भारत और 4 यूरोपीय देशों नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड और लिechtenstein के बीच में मुक्त व्यापार संधि का कार्यान्वयन निश्चित तौर पे एक मॉडल स्थापित करता है और यह बताता है कि कैसे संकट के समय में समान सोचने वाले देश आपस में सहयोग करके दुनिया की व्यापारिक जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। DD न्यूज के लिए दिल्ली से मैं अखिलेश सुमन। और भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट आज से लागू हो गया है। ये समझौता 10 मार्च 2024 को साइन हुआ था। 16 साल और 21 दौर की बातचीत के बाद 1 अक्टूबर 2025 से लागू हुआ है। स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein चारों देशों के यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन के सदस्य हैं। ये भारत की वैश्विक पहुंच में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। अगले 15 साल में 100 अरब डॉलर के निवेश का लक्ष्य रखा गया है, जिससे भारत में 10 लाख नौकरियां बनने का अनुमान है। ये करार भारतीय दवा उद्योग, रत्न व आभूषण, वस्त्र, मशीनरी और IT सेवाओं जैसे क्षेत्रों के लिए नए बाजार खोलेगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नई दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की और बाढ़ से हुए नुकसान के बारे में जानकारी दी और साथ ही अतिरिक्त धनराशि की मांग की। और इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन देते हुए कहा है कि मोदी सरकार पंजाब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और बाढ़ प्रभावितों को हर संभव मदद दी जाएगी। और साथ ही मुख्यमंत्री को ये जानकारी दी गई कि SDRF में 12,589.59 करोड़ रुपए की पर्याप्त राशि मौजूद है, जिसका उपयोग राहत व पुनर्स्थापन कार्यों के लिए किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 सितंबर को पंजाब का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया था। और साथ ही PM मोदी द्वारा घोषित 1,600 करोड़ रुपए में से 805 करोड़ रुपए पहले ही जारी किए जा चुके हैं। और इसके अलावा सरकार द्वारा 1 सितंबर को एक अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल का गठन किया गया है, जिसने 3 से 6 सितंबर को प्रभावित इलाकों का दौरा किया। राज्य सरकार ने अभी तक विस्तृत ज्ञापन प्रस्तुत नहीं किया है। और अब बात DD न्यूज की खास सीरीज जन जन के प्रधानमंत्री की, जिसमें DD न्यूज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 11 सालों से चलाए जा रहे विभिन्न जन कल्याणकारी और लोकप्रिय योजनाओं का गहन विश्लेषण किया है और उन योजनाओं का लेखा जोखा आपके सामने लेकर आया है। और इस कड़ी में आज बात मध्यम वर्ग की करते हैं। पिछले 11 वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्यम वर्ग को अपनी सरकार के नीतिगत एजेंडे के केंद्र में रखा है, चाहे वे किफायती आवास हो,
मुद्रास्फीति में कमी हो, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच हो या प्रत्यक्ष कर राहत हो, मोदी सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि भारत के बढ़ते मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं को न केवल मान्यता मिले बल्कि उन्हें सशक्त भी बनाया जाए। घर, परिवार, शिक्षा और बेहतर भविष्य का सपना देखने वाला देश का मध्यम वर्ग जो दिन रात मेहनत करता है, आज वो सिर्फ एक उपभोक्ता नहीं बल्कि भारत की विकास यात्रा का इंजन बन चुका है। और इस इंजन को ऊर्जा दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों ने, जो बीते 11 वर्षों में मध्यम वर्ग को केंद्र में रखकर बनाई गई। नई टैक्स व्यवस्था के तहत अब 12.75 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर शून्य आयकर देना होगा। 2 वेतन भोगी व्यक्तियों वाला एक परिवार जिसकी कुल सालाना आय 24 लाख है, उसे अब पहले की तुलना में लगभग 1.5 लाख रुपए की बचत हो रही है। ये कदम केवल एक आर्थिक राहत नहीं है बल्कि उस मेहनत का सम्मान है जो भारत का मध्यम वर्ग हर दिन देश को आगे ले जाने में करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 11 साल के कार्यकाल में कई आर्थिक सुधार हुए हैं। भारत की इकोनॉमी में कई बदलाव हुए हैं। एक समय था 2014 के पहले कि बहुत पैसा जाता था, बहुत स्कीमें थी, लेकिन पहुंचता नहीं था बेनिफिशियरी तक। तो इसको पूरी तरह जन धन आधार मोबाइल ट्रिनिटीज के द्वारा बदल दिया गया है। जीएसटी लाई है सरकार, अब जीएसटी के रेट भी कम हो रहे हैं। डायरेक्ट टैक्स साइड में इनकम टैक्स रेट भी रैशनलाइज हुआ है, कॉर्पोरेट टैक्स कम किया है। इससे भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग दोनों में बहुत सुधार हुआ है। मध्यम वर्ग की चिंताओं का सरकार ने समाधान किया है और इसमें अहम है घर का सपना। सरकार तमाम योजनाओं और सब्सिडी के जरिए मध्यम वर्ग को घर बनाने में मदद दे रही है। घर खरीदने वालों के हितों की रक्षा करने के लिए और आवास क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिए कानून बनाकर भी मध्यम वर्ग को ही मदद दी गई है। किसी भी मध्यम वर्ग परिवार के लिए एक बड़ा सपना होता है अपना घर होना, सर पे छत होना। और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत मध्यम वर्ग परिवारों को विशेष मदद देने की बात कही गई है। पहले 8 लाख रुपए पर 4% की दर से ब्याज की सब्सिडी मिलेगी और ये जो सब्सिडी है वो 12 साल के लिए होगी। उड़ान योजना ने आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा को सस्ता और सुलभ बनाया है। सरकार मध्यम वर्ग के लिए मुद्रा, उड़ान, स्टार्टअप जैसी योजनाएं लेकर आई, जिससे उनका जीवन आसान हुआ। एमएसएमई के लिए आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना के तहत बिना जमानत के ऋण प्रदान करके लाखों छोटे व्यवसायों को बंद होने से बचाया गया। युवा मध्यम वर्गीय उद्यमों को नए व्यवसाय स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। सरल रजिस्ट्रेशन, टैक्स में राहत और फंडिंग तक पहुंच ने बड़ी संख्या में युवाओं को उद्यमिता की ओर मोड़ा है। उड़ान योजना प्रधानमंत्री जी ने हवाई चप्पल पहनने वाले व्यक्ति को हवाई जहाज का सफर करने के लिए शुरुआत की थी। पहले जो हमारा सपना था कि आसमान को देखें, जो मोदी जी की इस उड़ान योजना के कारण हम पूरा कर सके हैं। इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हमारे लिए शुरू की, जिसका आम आदमी को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। मुझे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 2 लाख का लोन स्वीकृत हुआ। उसकी वजह से मैंने छोटा सा मेरा कैफ़े रेस्टोरेंट का काम स्टार्ट किया। इससे मुझे बहुत अच्छी आर्थिक रूप से सहयोग मिला। इस वजह से मैं अपना व्यापार, छोटा सा व्यापार एक अच्छे तरीके से चला पा रहा हूँ। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान ने आत्मनिर्भरता के आंदोलन को गति दी है, जिससे भारत भविष्य की चुनौतियों के लिए और भी मजबूती के साथ तैयार होकर उभरा है। भारत में डिजिटल गवर्नेंस मध्यम वर्ग के सशक्तिकरण का एक मजबूत स्तंभ बना है। जनधन योजना और आयुष्मान भारत से लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना और अब संशोधित आयकर व्यवस्था तक मोदी सरकार द्वारा उठाया गया हर कदम उसके मध्यम वर्ग केंद्रित दृष्टिकोण का प्रमाण रहा है। सरकार ने न केवल उनके हितों की रक्षा की है, बल्कि उन्हें बेहतर बुनियादी ढांचे, अधिक बचत, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उद्यमिता तक पहुंच प्रदान करके सशक्त भी बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीडी न्यूज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति के अंग रक्षकों यानी कि राष्ट्रपति की घरेलू घुड़सवार सेना और निजी टुकड़ियों को चांदी की ट्रम्पेट और ट्रम्पेट के ध्वज से सम्मानित किया। ये समारोह उनके नाम परिवर्तन के 75 गौरवशाली वर्षों की स्मृति में आयोजित किया गया।
समारोह की शोभा एक भव्य घुड़सवार परेड ने बढ़ाई, जिसे राष्ट्रपति ने स्वयं रिव्यू किया। अंगरक्षकों ने अपने अद्वितीय घुड़सवारी कौशल से रोमांचक शो जंपिंग का प्रदर्शन कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। और इस विशेष अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कमांडेंट के चार्जर विराट को व्यक्तिगत रूप से सम्मानित किया। वही विराट, जिसकी पीठ 2022 की गणतंत्र दिवस परेड में प्रधानमंत्री मोदी ने थपथपाई थी। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेंगे। विशेषज्ञों के मुताबिक आरबीआई ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 दिन की बैठक सोमवार 29 सितंबर को शुरू हुई थी। फरवरी से अब तक आरबीआई 3 बार कुल 1% रेपो दर घटा चुका है। लद्दाख शांति व्यवस्था बरकरार है। लेह जिले के अंतर्गत सभी दुकानें आज सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। हालांकि लेह जिले में स्कूल बंद रहेंगे, तो वहीं लद्दाख प्रशासन ने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और बयानों पर स्पष्टीकरण दिया है। लद्दाख प्रशासन ने कहा है कि सोनम वांगचुक समेत कुछ व्यक्तियों पर सरकारी एजेंसियों द्वारा कार्रवाई हो रही है और ये कार्रवाई विश्वसनीय सबूतों पर आधारित है। प्रशासन का कहना है कि सरकारी एजेंसियों की कार्रवाई ठोस सबूतों पर आधारित है और इसमें किसी तरह की प्रताड़ना या पक्षपात नहीं है। प्रशासन का कहना है कि HIAL पर वित्तीय अनियमितताओं और विदेशी मुद्रा उल्लंघन की जांच चल रही है। मान्यता न होने के बावजूद युवाओं को डिग्रियां दी जा रही हैं। SCCMOL का FCRA रद्द कई उल्लंघनों के आधार पर किया गया है। प्रशासन ने कहा है कि सरकार 20 सितंबर को वार्ता की तारीख पहले ही तय कर चुकी थी और फिर भी सोनम वांगचुक ने भड़काऊ बयान दिया और युवाओं को उकसाने की कोशिश की। प्रशासन ने कहा कि सरकार पहले ही 20 सितंबर 2025 को वार्ता की तारीख घोषित कर चुकी थी। बावजूद इसके सोनम वांगचुक ने लगातार भड़काऊ बयान दिया। सोनम वांगचुक ने नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश का हवाला देकर युवाओं को उकसाया। 11 सितंबर 2025 को दिए इंटरव्यू में कहा कि शांति के लिए गांधी जी का रास्ता जरूरी नहीं है। सोनम वांगचुक ने अनशन शुरू करने से पहले मास्क, हुडी पहनने की अपील की, कोविड का बहाना बनाया। उन पर अरब स्प्रिंग जैसे आंदोलन और आत्मदाह जैसे विचार रखने का भी आरोप है। प्रशासन ने कहा है कि कई बार आत्मदाह की बात रखी, तिब्बत जैसे विरोध का सुझाव दिया। प्रशासन का आरोप है कि हालात बिगड़ने पर भी उन्होंने भीड़ को शांत करने की कोशिश नहीं की। लद्दाख प्रशासन का कहना है कि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई है और कानून अपना काम करेगा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता एक बार फिर से साबित कर दिया है कि जब थल सेना, नौसेना और वायुसेना मिलकर प्रहार करते हैं तो विजय सुनिश्चित हो जाती है। और इसी तालमेल को और मजबूत करने के लिए दिल्ली में एक कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसमें तीनों सेनाओं के बीच सिनर्जी पर चर्चा हुई। और इस मौके पर डीडी न्यूज के सेवानिवृत्त एयर मार्शल GS बेदी से खास बातचीत की गई। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने बताया कि किस तरह से आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जब मिलकर प्रहार करते हैं तो विजय कितनी आसान हो जाती है। मेरे साथ है एयर मार्शल GS बेदी, जो एयरफोर्स रिटायर्ड है, और हम यहाँ पर एक कॉन्क्लेव में जो बात करी है तीनों सेनाओं के सिनर्जी की। सर, ये कितना बड़ा चैलेंज है और कितना आसान है? जो सेमिनार में खड़े हैं, जिस कॉन्क्लेव में खड़े हैं, उसका शीर्षक है जॉइंट इंस्पेक्शन। तो ये क्यों जरूरी हुआ? क्योंकि जॉइंट ऑपरेशंस तो हमेशा हम बात कर रहे थे, और जो इंस्पेक्शंस हैं हमारे सर्विसेज की, वो टिपिकली इंस्पेक्शंस नहीं है कि जो फॉल्ट फाइंडिंग पे फोकस करती हैं। वो एक एक्सरसाइज है जो कैपेबिलिटी बिल्डिंग पे फोकस करती हैं। ऑपरेशन सिंदूर में कोई डाउट नहीं है, तीनों सेनाएं बिल्कुल तैयार थी, और जिस सेना का ज्यादा रोल महत्व समझा गया उस सेना को यूज किया गया। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सेनाएं का कुछ रोल नहीं था, पर दैट इज व्हाट यू नो। मार्शल बेदी, जब हम बात करते हैं एक प्लेटफॉर्म की, एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म की, जिसके बारे में रक्षा मंत्री ने भी कहा, तो वो किस तरह का प्लेटफॉर्म हो सकता है? ये तो उनका मतलब है कैसे स्ट्रक्चर इवॉल्व किए जाएं, ऐसी संस्थाएं इवॉल्व की जाएं, ऐसी इंस्टीट्यूशंस हों जो कि जहां पे तीनों सर्विसेज जो हैं जब बैठें तो एक ही तरह का सोचें, ना कि हम अलग अलग सोच के उनको ज्वाइंट कर रहे हैं।
मार्शल बेदी, एक आखिरी सवाल, जब हम बात करते हैं साइबर थ्रेट की, तो ऐसे में तीनों सेनाओं का जो अपनी टेक्नोलॉजी है, इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म्स है, वो कितने कारगर साबित हो सकते हैं? वो साइबर थ्रेट बहुत बड़ी थ्रेट है और हर एक सर्विस जो है आजकल नेटवर्क सेंट्रिक है। तो नेटवर्क ऑपरेशंस जो हैं उनको हमेशा ही साइबर थ्रेट रहती है। और अगर हम कल को जॉइंट ऑपरेशंस की बात करते हैं और अगर आर्मी के रेडार्स को एयरफोर्स को इन्फॉर्मेशन देनी है या एयरफोर्स के रेडार को आर्मी को इन्फॉर्मेशन देनी है या नेवी को बीच में अब लाते हैं, तो अगर लेट से एक सिस्टम अगर साइबर प्रूफ नहीं है तो वो दूसरे सिस्टम को भी वल्नरेबल बना सकता है। तो इसलिए ज़रूरत है कि तीनों सर्विसेज के जो नेटवर्क हैं वो एकदम एक दूसरे से मिलके काम करें। थैंक यू। तो ये थे एयर मार्शल बेदी, जिनका ये कहना है कि तीनों सेनाओं को मिलकर हर तरह की चुनौती का सामना करना है, क्योंकि दुनिया तेजी से बदल रही है और तेजी से बदल रहे हैं खतरे। कैमरामैन ललित के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज दिल्ली। मंगलवार को तमिलनाडु के पुन्नेरी के पास एन्नौर विशेष आर्थिक क्षेत्र ताप विद्युत परियोजना स्थल पर मचान गिरने से असम के 9 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। मजदूर 1320 मेगावाट क्षमता वाले एन्नौर विशेष आर्थिक क्षेत्र ताप विद्युत केंद्र के लिए कंक्रीट का मेहराब बना रहे थे, तभी 20 फीट से ज्यादा ऊंचा मचान ढह गया। साथ ही मजदूर घायलों को बचाने के लिए दौड़े और उन्हें सरकारी स्टैनली अस्पताल ले जाया गया। दुर्भाग्य से 9 लोगों के रास्ते में ही दम तोड़ दिया, जबकि एक का इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के चेन्नई में इमारत के ढहने से हुई दुर्घटना पर दुख जताया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि तमिलनाडु के चेन्नई में इमारत के ढहने से हुई दुर्घटना से दुखी हूं। इस कठिन घड़ी में मेरी संवेदनाएं प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के साथ हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने चेन्नई में इमारत ढहने से हुई दुर्घटना पर दुख जताया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि उत्तर चेन्नई थर्मल पावर स्टेशन के विस्तार के लिए निर्माण कार्य करते समय तिरुवल्लूर जिले के मिंजूर के एक निर्माण स्थल पर गिरने से असम के 9 प्रवासी श्रमिकों की मृत्यु हो गई। मृतकों में से 4 कार्बी आंगलोंग जिले के और 5 होजाई जिले के हैं। हम उनके पार्थिव शरीर जल्द से जल्द वापस लाने के लिए तमिलनाडु के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहे हैं। मृतकों के परिवारों और शुभचिंतकों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। दिल्ली सरकार ने वरिष्ठ भाजपा नेता, दिल्ली के पहले मुख्य कार्यकारी पार्षद और दिल्ली भाजपा के पहले अध्यक्ष प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा के निधन पर आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। मुख्यमंत्री ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए इसे एक अपूरणीय क्षति बताया। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि उनका अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया जाए। कर्नाटक के विजयपुरा में लगातार भारी बारिश से भीमा नदी उफान पर है और इससे भीमा नदी के करीब स्थित इलाके जलमग्न हो गए हैं और आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। नदी के उफान पर होने से लोगों को आवाजाही में भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और देश भर में नवरात्र और दुर्गा पूजा पर उत्साह का माहौल है। शक्ति साधना के इन 9 दिनों में भक्त मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की आराधना कर रहे हैं। आज नवरात्रि के 9वें दिन यानी कि नवरात्र के अंतिम दिन नव दुर्गा के 9वें स्वरूप यानी कि मां सिद्धिदात्री की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। दिल्ली के ऐतिहासिक झंडेवाला देवी मंदिर में भक्तों ने मां के जयकारों के साथ आरती की गई। छतरपुर मंदिर में भी देवी की भव्य आराधना हुई, जहां भक्ति और सजावट का संगम एक अद्भुत और मनमोहक दृश्य प्रस्तुत कर रहा है। तो वहीं हरिद्वार के वैष्णो देवी मंदिर में भी श्रद्धालुओं ने मां की भव्य आरती की आराधना की गई।
वहीं दिल्ली के ग्रेटर कैलाश एम ब्लॉक मेन मार्केट में 26 सालों से दुर्गा पूजा मनाई जा रही है, मगर इस साल की पूजा कुछ खास है। इस साल यहां पुरोहित महिलाएं हैं। ये महिला पुजारी बंगाल से आई हैं और पारंपरिक विधि विधान से पूजा कर रही हैं। आयोजकों ने कहा है कि हम लोगों ने इस साल की पूजा की थीम महिला सशक्तिकरण रखी है। हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं पूजा से सीधे जुड़ें। माँ का आशीर्वाद लेने का मौका मिला है। दुनू जी के जरिए हमें माँ का आशीर्वाद मिल रहा है और माँ को धन्यवाद कर रहे हैं कि वो इस वक्त हमें ब्लेस कर रही है। और मैंने यही प्रार्थना करी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विकसित भारत का सपना है, माँ उनको और देश को और एनर्जी और ऊर्जा दे, जिससे जो भी महिषासुर है जो देश की तरफ गलत आंखों से देखने का प्रयास करे, माँ उनको नष्ट करे। जिस पंडाल में आप करी है, पिछले 20 साल से शुभेंदु मुखर्जी जी इस पंडाल को GK2 के अंदर ये पूरा ऑर्गेनाइज करते हैं। इस बार खासियत ये है कि ये पूरे फीमेल पुरोहित, महिला पुरोहित इकलौता ऐसा दिल्ली का पंडाल है जहाँ महिला पुरोहित जो है वो पूरे के पूरे पूजा को लीड कर रही है। यही हमारी सनातन की शक्ति है कि माँ का आशीर्वाद लेने के लिए महिला हो या पुरुष हो, सब बराबर है, सब इक्वल है और हर व्यक्ति माँ का भक्त है। पिछले 26 साल से हमारे यहाँ पे ये दुर्गा पूजा मनाई जाती है, दक्षिण नारायण के नाम से मनाई जाती है। और शुरू हुआ था काफ़ी छोटा दुर्गा पूजा था और धीरे धीरे काफ़ी ये प्रसिद्ध हुआ। हमारे जो फैमिलीज़ है, बंगाली फैमिली परिवार जो है, वो यहाँ के ग्रेटर कैलाश और आसपास की जो जगह है वो आके ये ऑर्गेनाइज करते हैं। साथ में मिलके हम कोई यहाँ से आउटसोर्स या कुछ नहीं करते, सब अपने ही बल पे ये पूजा मनाई जाती है। महानवमी का अवसर शुरू हो गया है। यहाँ पे वृद्ध, जवान, महिला, पुरुष सब आके यहाँ शामिल होते हैं। और दक्षिणायन दुर्गा पूजा का जैसे आपने सुना, ये महिला पुरुष पहली बार दिल्ली में हम महिला पुरुष बंगाल से आए हैं और ये पूरे रिचुअल्स को ये लीड कर रहे हैं। और खेल की खबरों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वनडे विश्व कप का आगाज शानदार अंदाज में किया और उद्घाटन मैच में श्रीलंका को 59 रन से मात दी। गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में भारत की जीत की हीरो रही दीप्ति शर्मा, जिन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से दम दिखाया। अमनजोत ने वनडे में अपना पहला अर्धशतक लगाया, तो वहीं दीप्ति शर्मा ने भी अपना 16वां वनडे अर्धशतक लगाने में कामयाबी पाई। स्नेह राणा ने 15 गेंद में 28 रन की पारी खेली और भारत ने निर्धारित 47 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 69 रन बनाए। डीएलएस नियम के आधार पर श्रीलंका को 271 रन का लक्ष्य मिला, लेकिन श्रीलंका की टीम 45.4 ओवर में 211 रन बनाकर आउट हो गई और मैच 59 रन से भारत के नाम रहा। भारत के लिए दीप्ति शर्मा ने 54 रन देकर 3 विकेट लिए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और इस मैच के दौरान वे वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली दूसरी गेंदबाज बन गई। और इसी के साथ ही हमारा ये समाचार यहीं खत्म होता है। आगे आप देख सकते हैं नया सवेरा। मुझे अनुमति दें। नमस्कार।